नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी। आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपकी स्क्रीन पर सवाल है कि किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शेर कहा जाता है, सफ़ेद शहर कहा जाता है। जिसमें से ऑप्शन है आपके पास बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और जयपुर। साथियों, आपके पास 5 सेकंड का समय है। उत्तर प्रदेश पेट में आया हुआ सवाल था 2022 का, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल टेस्ट सीरीज है। राइट आंसर होगा साथियों उदयपुर। उदयपुर को सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है और इसे झीलों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। यह राजस्थान के राजपूतों का जो वास्तुकला था, सफ़ेद संगमरमर से बने हुए भवन और महल बने हुए हैं, जिसकी वजह से इसे सफ़ेद शहर कहा जाता है। यहीं पे राजस्थान का जयपुर, जो जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपके पास कंप्लीट होता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की तरफ चलते साथियों, 2014 में 29वां राज्य भारत का कौन सा बना था? तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड, सिक्किम। तो इसके पहले ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश या भारत में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 और 8 का कॉन्सेप्ट है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं, जिनमें से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कट करके नया राज्य बना, जो कि 2014 में बना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद में ही चार मीनार स्थित है साथियों। अब प्रश्न आता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। इस तरह से एक सवाल से हम लोग अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। अगला देखते हैं, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं साथियों? कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु एंड चेन्नई। तो राइट आंसर होगा कोयम्बटूर आपके पास में ऑप्शन नंबर ए, और जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? विजयवाड़ा आंध्रा में है और यह समुद्र के किनारे एक पहाड़ियों से घिरा हुआ सुंदर शहर है, जो कि कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, राइट आंसर कृष्णा। और एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि यह शहर, जो कृष्णा नदी जो शहर है विजयवाड़ा, तो यहाँ पर जिला कौन सा है साथियों? जिला है कृष्णा। श्रीनगर डैश डैश नदी के तट पर है। सिंधु, झेलम, रावी और ब्यास। तो राइट आंसर होगा झेलम होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। केन सुपरवाइजर 2019 का सवाल था ये। झेलम ऑप्शन नंबर बी। कभी श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की शीतकालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी भी हुआ करता था। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? वीडियो 2016 में सवाल आ चुका है। तो आपके पास स्क्रीन पर सवाल है, आप लोग अपने कमेंट भी करें साथियों। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4840 वर्ग गज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है? तो जब भारत की प्रायद्वीप की बात करते हैं तो विंध्याचल और सतपुड़ा के दक्षिण में, या सतपुड़ा के दक्षिण में फैला हुआ, और हिंद महासागर का जो सारा भू क्षेत्र है सभी भारतीय प्रायद्वीप कहलाता है। तो भारतीय प्रायद्वीप सतपुड़ा के दक्षिण में, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या था? ध्रुव, हिंद, सागरिका या भारती। तो राइट आंसर होगा स्क्रीन पर आपके पास ऑप्शन नंबर डी भारती। अगले सवाल की तरफ यदि हम चलें साथियों, अगला स्क्रीन पर सवाल आपके पास में है। भारती के यही थोड़े से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 2 स्टेशन जो सक्रिय हैं, मैत्री और भारती। कुल 3 स्टेशन बने हुए हैं, जिसमें से जो दक्षिण गंगोत्री है वो वर्तमान में बर्फ से दब गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी अनुसंधान केंद्र का कार्य नहीं होता है। इसलिए एग्जाम में कभी आता है, कभी जो कंटिन्यू कार्यरत अभी कितने हमारे अनुसंधान केंद्र हैं, तो 2, मैत्री और भारती। अब प्रश्न देखिए 9वां आ गया, अंटार्कटिका में भारत में कुल कितना अनुसंधान केंद्र है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 3। निम्न में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? फीता, छल्ला, गट्ठा या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक जरीब में साथियों
100 छल्ले होते हैं, 100 छल्ला होता है, 100 रिंग होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपके पास में। अगला देखते हैं कि भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है आर्कटिक में, अंटार्कटिका में, पूर्वोत्तर हिमालय में या पश्चिमोत्तर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक में ही होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं हम लोग कि मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है। ये अमीन एग्जाम 2016 का सवाल था साथियों। उत्तर प्रदेश में आने वाले इस तरह से एग्जाम बहुत ही कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में आते हैं। ये निःशुल्क प्राप्त होता है। ये अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है और यह फसल को आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है। तो इस तरह से ऑप्शन आपके पास डी राइट आंसर होगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र क्या है? लोअर थर्ड एग्जाम 2016 का सवाल था। भोपाल, पटना, कानपुर एंड हैदराबाद। तो आप लोग अपने कमेंट करें साथियों, आपके पास 5 सेकंड का समय है। सवाल को आसानी से करें। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपका जो है अभ्यास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखता है साथी। जितनी बार आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा और आसानी से आपके एग्जाम पे आएगा। तो देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपके पास में कानपुर, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह कृषि पर्यवेक्षक 2019 का सवाल था। हैदराबाद, नागपुर, हरियाणा एंड पंजाब। तो राइट आंसर होगा साथियों नागपुर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लेकिन यहीं पे 2 क्षेत्रीय कार्यालय और बने हुए हैं। एक तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है और दूसरा जो सिरसा हरियाणा में है। यदि कभी क्षेत्रीय कार्यालय कपास अनुसंधान केंद्र का आता है तो आप बता सकते हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु का और सिरसा हरियाणा का। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सुमेलिन नहीं है? आंधी कौन किन हवाओं को किस जगह पे क्या कहते हैं? 2015 का सवाल था। आंधी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि आंधी आ गई है, तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आंधी कहते हैं। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में कहते हैं। लू उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इन क्षेत्रों में भी कहते हैं लू। और आम्र वर्षा उड़ीसा में न करके आम्र वर्षा को केरल और कर्नाटका के तट पर कहते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, चाय का जो हेड ऑफिस है बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पर है? जो कि भारत की चाय जो वितरण और उसके व्यापार निर्यात को कंट्रोल करता है। दार्जिलिंग, नई दिल्ली, कोलकाता एंड कोच्चि। तो राइट आंसर होगा इसका कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी। साथियों नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, प्रयागराज। अब जैसे हरिश्चंद्र घाट कहाँ पर है? तो बनारस में, वाराणसी में है। लेकिन आपको यहाँ बिल्कुल भी उस हरिश्चंद्र घाट से अपने आप को यहाँ पे जोड़ना नहीं है। हरिश्चंद्र अनुसंधान केंद्र साथियों प्रयागराज में है और झूंसी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। इसे स्क्रीनशॉट मान लें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। झूंसी, प्रयागराज। और झूंसी फेमस किस लिए है? एक बात और बता दें कि जैनों के जो पहले गुरु थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी झूंसी में ही हुई थी। किसी स्थान की आर्द्रता नापने में किसका उपयोग किया जाता है? स्टेनोग्राफर 2016 का सवाल था। आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर का, नोट डाउन करिए आप लोग। आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो, लगभग 300-500 से ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे पायरोमीटर का यूज करते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग हम लोग, जैसे कोई हमारे आर्मी पनडुब्बी के अंदर हैं और वे देखना चाहते हैं, बाहर का कोई दृश्य देखना चाहते हैं, तो उनके पास ऐसे कैमरे होते हैं जो ऊपर की तरफ पाइप नुमा आगे बढ़ा करके उसे देखते हैं, उसे पेरिस्कोप कहते हैं। एक आ गया आपके पास में हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से किसी भी तरल पदार्थ की उसकी जो उसको घनत्व है नापा जाता है। इस तरह से आपने चारों के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 19वां सवाल है जो कि आपकी स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु विकास संस्थान, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विकास संस्थान और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। अभी हाल ही में 3-4 क्वेश्चन पहले हम लोगों ने देखा था हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में था। तो ऑप्शन आपके पास में प्रयागराज, इलाहाबाद ऑप्शन ए और
मानो ऑप्शन 1 और 4 ये दोनों राइट हैं। तो कहीं भी इस तरह से ऑप्शन आएंगे तो देख लीजिएगा आप। गोविंद वल्लभ पंत विज्ञान संस्थान भी प्रयागराज में है, तो ये भी मैच कर लीजिए। अब आपके पास दो जो हैं, एक है उद्यमिता लघु व्यवसाय, ये आपके पास नोएडा में है, और ग्रेन स्टोरेज के हापुड़ में। तो ए का दो, यहीं से आप करिए, ए का दो, देखिए आपके पास इसमें है कहीं ए का दो। यस राइट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ए का दो जहां पर है वही चेक कर लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो साथियों, आप लोग हमारे इस वीडियो को सपोर्ट करें, हमें शेयर करें, ताकि आपके लिए हम और भी यूजफुल वीडियो लेके आएँ साथियों। और आप हमारे प्ले स्टोर में जा कर के वीडियो देख सकते हैं, जो कि हमने रेलवे, एसएससी और यूपी पेट अन्य जितने भी वन एग्जाम सभी के लिए बनाए साथियों। तो इसके लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू साथियों। नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। जो भारतीय संविधान में जो इम्पोर्टेंट संशोधन हुए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। और शुरू से लेकर के देश की आज़ादी से, जब से हमारा संविधान बना 1950 से लेकर के 1951 जो पहला संविधान संशोधन हुआ, उससे लेकर वर्तमान तक के संशोधन जो इम्पोर्टेंट थे, जो हमारे एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वे सारे सवाल लेकर के आए हैं। तो देखते हैं पहले सवाल की तरफ। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट सवाल है, जिस पे पहला है कि भारतीय संविधान का जो संशोधन हुआ, प्रथम संशोधन कब हुआ। तो पहले देख लेते हैं कि संशोधन भारतीय संविधान में कब है। आर्टिकल 368 में दिया गया है, और इसमें कुल 22 भाग रहे हैं साथियों। किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संशोधन देखिए, दो हमारे संविधान में दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब अगले सवाल में आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में आया, और दूसरी चीज़ बात करते हैं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें आई। तो 1950 में जो चली आ रही जो नियम कानून था, 1951 में देश में बहुत सारे संशोधन करने पड़े, क्योंकि उस समय पर सरकार को डेवलपमेंट करना था, और डेवलपमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं ज़मीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी। तो भूमि सुधार जो कानूनों में उसे वैध बनाना था। ये संविधान संशोधन जब 1951 आया, और इसमें भाषण और अभिव्यक्ति पर भी प्रतिबंध लगाना था, क्योंकि देश हाल ही में आज़ाद हुआ था, और देश के अपने देश के लोग कहीं पाकिस्तान से और चाइना से, लेफ्टिस्ट लोग चाइना से अलग अलग लोग संबंध बना रहे थे, जिस वजह से उनमें भी भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी जी उस पर भी लगाम लगाना पड़ा। और इसके साथ साथ जमींदारी, भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो मुद्दे थे उसको भी सरकार को संबोधित करना था। इसके साथ साथ 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि 9वीं अनुसूची को जोड़ करके उन्होंने न्यायिक समीक्षा कानून से उसे अलग किया। तो वर्तमान जब संविधान बना, उस समय पर 8 थी अनुसूचियाँ, लेकिन वर्तमान में भी 12 हैं। देखते हैं अगला, देखते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। और क्योंकि 1950 में जो हमारे देश में 4 तरह के राज्य थे, उन राज्यों को ख़त्म करना पड़ा, और यह 1956 में भाषा के आधार पे नए राज्यों का गठन होने लगा। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है भाषा के आधार पे बना, जिसमें से 4 जो राज्यों का क्रम था उसको समाप्त करके सिर्फ 2 तरह के राज्य आ गए, केंद्र शासित प्रदेश और जो पूर्ण प्रदेश थे। इस तरह से 2 आ गए, जिनमें से एक और संशोधन किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय होगा। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में आया, जिसमें यह गोवा और दमन दीव के बारे में बात करता है, क्योंकि 1961 में हाल ही में गोवा दमन दीव को आज़ाद कराया गया था। अब क्योंकि आज़ाद हुआ था, तो उसकी जनता और वहाँ के नियम कानून भी भारत सरकार ही देखेगी। तो उसके लिए उन्होंने नए नियम कानून बनाए, और उसे क्योंकि अपने राज्य सूची में या संघ में मिलाने के लिए अनुसूची 1 में संशोधन किया गया। गोवा दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से 1951 में पहला होता है संविधान संशोधन, 1956 में 7वां होता है, 1962 में 12वां संविधान संशोधन होता है। तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दूसरी बात करता है इसमें कि
अगले देखते हैं कि 13वां संविधान संशोधन कब आया। तो यह 1962 में आता है साथियों। नागालैंड को, असम का कुछ भाग जो नागालैंड में शामिल था, उसको अलग करके एक नागा जनजातियों और नागा लोगों के लिए एक नए राज्य के बनाया गया, जिसे नागालैंड के नाम से बनाया गया। इसके कुछ विशेष उपबंध थे। उपबंध इस तरह से भारत का 16वां राज्य बना। पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कि 16वां राज्य कौन बना देश का, नागालैंड बना। और इसमें प्रमुख जो उपबंध थे, 371 संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया। जैसे कश्मीर को 370 दिया गया था, तो नागालैंड को 371 दिया गया। इसके साथ साथ कुछ और प्रावधान थे कि राज्य के राज्यपाल को विशेष अधिकार था कि वो राज्य के पब्लिक के लिए कुछ नए नियम कानून अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से आपने देखा है। अब आता 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में आया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था साथियों। और यह भाषा के आधार पर जो हमारे पास में भाषाएं थी, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में जो भाषा थी, 14 भाषा मुख्य रूप से थी ओरिजिनली, लेकिन उन भाषा में एक भाषा और जोड़ा गया, सिंधी को, सिंधी भाषा। तो 14 1 प्लस 1 15 हो गया। इस तरह से कुल मिलाकर के 1967 तक 15 भाषाएं हमारे भारतीय संविधान में थी साथियों। मूल संविधान में कितनी भाषा थी, कभी प्रश्न आता है कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी, तो 14 भाषा थी। 1967 तक कितनी रह गई थी, तो वो 14 प्लस 1 15 हो गई। अब इसके बाद आ गया 31वां संविधान संशोधन 1972 की बात करता है। तो 1972 में लोकसभा की सीटों को बढ़ाया गया, जिसमें से 525 से 545 कर दिया गया। लेकिन यहीं में थोड़ा सा एक और काम किया गया कि जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनकी सीटों में कमी की गई, 25 से उन्हें कम कर दिया गया। तो इस तरह से आपने देखा है कि यदि 525 से क्या किया, 545, तो कुल मिला के कहा जाए तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 20 की वृद्धि हुई है, राइट। तो 20 लोकसभा सीटों की वृद्धि की गई। तो इसमें से फिर से आप लोग रिमाइंड कर लीजिए, पहला कब हुआ, 1951 में संशोधन हुआ, 7वां आपका 1956 में होता है, और 12वां जो 1962 में, 13वां भी 1962 में होता है, और 21वां संविधान संशोधन ये सिंधी भाषा जोड़ा गया। इसके बाद 31वां संविधान संशोधन में 525 से 545 सीटें कर दी गई। इस तरह से आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार लें, नोट डाउन कर लें अपनी स्क्रीन पे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं साथियों, आराम से पढ़िएगा, इत्मीनान से शुरू से अंतिम तक देखेंगे। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में आया, और ये 1975 उस समय की बात है जब देश में आपातकाल लगने वाला था, तब की घटना था। तो उस समय पर सिक्किम को भारतीय राज्य में मिला लिया गया, भारतीय संघ में पूर्ण रूप से इसे मिलाया गया, और सिक्किम को भी कुछ नए या प्रमुख उपबंध दिए गए। जिस तरह से नागालैंड में दिया गया था, वैसे ही सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन करके इसे 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। तो नोट डाउन कर लीजिए कि सिक्किम कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य बना भारत का। 371 एफ इसके साथ जोड़ा गया, जो कि सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो इस तरह से आपने देख लिया। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला है 42वां संविधान संशोधन 1976। ये लागू 1977 तक में हुआ लगभग। लेकिन ये संविधान संशोधन जब देश में आपातकाल था, देश में बहुत सारे नियम कानून कहीं न कहीं ध्वस्त हो गए थे, उस समय पर देश की संसद ने इस तरह से नियम बनाए, देश की सरकार ने, इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। आज भी इस संशोधन की कहीं न कहीं आलोचना ही होती है। मूल कर्तव्य इसमें से जोड़े गए 10, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो था उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। आपातकाल के दौरान इसको पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सत्ता को केंद्रीकृत करना था, सेंट्रलाइज करना था। प्रस्तावना में बदल दिया गया नाम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ऐसे शब्द जोड़े गए। तो देख लेते, भारतीय संविधान में 3 शब्द सम्मिलित किया गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो 7 से समाजवादी एस ले लीजिए, धर्म का डी ले लीजिए और अखंडता का ए ले लीजिए। तो क्या कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया साथियों, एस डी ए जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, एस-डी-ए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इस तरह से 1942वां संविधान संशोधन था
प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंड इस तरह से जोड़ा गया। अगला देखते हैं, अगला आपकी स्क्रीन पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संविधान में भाग 4A को जोड़ा गया और भाग 4A में ही 10 मूल कर्तव्य और अनुच्छेद जो है आपके पास में है 51A में सारी चीज़ जोड़ दी गई। फिर इसके बाद 1975 के बाद जब संविधान संशोधन हुआ तो जनता पार्टी की जब सरकार आती है 1978 में आई, तो 1978 में आई तो उसने बहुत सारी चीज़ें बदल दी, क्योंकि विरोधी सरकार थी तो विरोधी सरकार निश्चित है कि कहीं ना कहीं जोड़ ही देंगे। एक बात और आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, 1975 में का जो 1976वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो उसमें राज्य सूची के जो विषय थे उन्हें समवर्ती सूची में डाल दिए गए। वो कौन कौन से राज्य सूची के विषय थे? जैसे शिक्षा का विषय है, वन है, वन्य जीव हैं, और पक्षी संरक्षण है, प्रशासन, न्याय प्रशासन है, भार व नाप तौल, ये सारी चीज़ें राज्य से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसके साथ संसद की शक्ति की वृद्धि कर दिया गया, न्यायिक समीक्षा को समाप्त कर दिया गया, ताकि सरकार अपने इच्छा अनुसार जो भी नियम कानून बनाना चाहे उसे बना सके, उसे कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू लेने का अधिकार उसका समाप्त हो गया था। अब देखिए 44वां संविधान संशोधन जब उसकी विपक्षी टीम आती है 1978 में, जब जनता पार्टी सरकार आती है, उस समय पर देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई ने या उनकी सरकार ने बहुत कुछ संशोधन किए। 4+4 8 देख रहे हैं, उससे 76वां था, तो 4 2 6 तो 42 थे, 4 और 2 6 मिलकर के 76वां। यहाँ कह रहा है 44वां, तो 4+4 8 होता है, तो अंतिम अंक 8 है, 78वां। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा करके इसे कानूनी और विधिक अधिकार दिया गया, ताकि लोगों को अपनी संपदा का अधिकार हो, आप उसे कोर्ट तक, न्यायालय तक जा सकें। अगला देखते हैं, और यहीं से उन्होंने जो न्यायिक समीक्षा थी उसको हटा दिया, ताकि कोर्ट उस पर न्यायिक प्रक्रिया अपना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में जो आंतरिक अशांति का शब्द के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयुक्त किया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उस समय पर, क्योंकि उन्होंने आंतरिक अशांति बता करके ही उन्होंने देश में आपातकाल लागू कराया था। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 प्रदत्त जो मूल अधिकार का निलंबन नहीं होगा, जबकि उस समय पर इंदिरा गांधी की सरकार 1975 में आर्टिकल 20-21 दोनों का हनन हो गया था। अब देखते हैं कितने संशोधन हुए, भी वर्तमान में देख लेते हैं। तो 1951 में पहला हुआ, 1956 में 7वां हुआ, 1962 में 13वां होता है, और फिर सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन, 31वां आता है, 525 से 545 सीट बढ़ा दी जाती है लोकसभा की। 38वां संविधान संशोधन कहता है सिक्किम को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया, और यहीं पे 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया। तभी हम लोगों ने 1978 तक में कुल 44 संविधान संशोधन हो चुके थे। अब अगला देखते हैं, 52वां संविधान संशोधन 1985 में आता है, जब देश के प्रधानमंत्री होते हैं राजीव गांधी जी, उस समय की बात है। तो पहला है, इसमें दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस समय पर आया राम गया राम जैसी घटनाएं चल रही थी 1985 के पहले भी। तो 10वीं सूची में बदलाव किया गया, 52वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची सम्मिलित की गई। तो ये दोनों चीज़ें देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 61वां संविधान संशोधन 1989। लोकसभा विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की जो सीमा है वह 21 से 18 कर दी जाती है। इससे बहुत और ज़्यादा मतदाता, सरकार को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है मतदाताओं का। तो 21 से लेकर के 18 कब किया जाता है? 21वां संविधान संशोधन सन 1989। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें, अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं साथियों। नेक्स्ट देखते हैं 69वां संविधान संशोधन 69 1991 में आता है। दिल्ली राजधानी क्षेत्र जो है एनसीआर है, उसे एनसीआर घोषित किया गया,
और दिल्ली हेतु 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल की व्यवस्था होती है। और जैसे भी वर्तमान पे विधानसभा हुई और चुनाव होते, वैसे दिल्ली में भी चुनाव होना शुरू हो गए। अगला देखते हैं 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो 1992 में 21वां में आया, 21वां सेधा, 71वां में नमक। देख लेते हैं। तो नमक में क्या क्या? सेधा में सिंधी भाषा जोड़ी गई और 71वां में नमक। तो ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो देख रहे हैं सेधा नमक, बहुत बढ़िया। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। इसे स्क्रीनशॉट मान लें आप लोग। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आया, जिसमें 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। तो देख लेते हैं क्या क्या है। इसके पहले भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची सम्मिलित की गई थी और 9वां पहले था। 10वीं अनुसूची जो जो 9वीं अनुसूची थी, पहले संविधान संशोधन में आ गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में, जिन्होंने 9वीं अनुसूची को इसलिए ही बनाया था कि वो सारे विषय, जिन विषय पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे या सरकार के काम को रोड़ा लगाए, वो सारे के सारे मैटर अनुसूची 9 में डाल दो। और उन्होंने ये बना दिया था कि अनुसूची 9 में सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। इसके बाद 10वीं अनुसूची बनी, 11वीं अनुसूची 1973वां संविधान संशोधन के तहत बनी 92 में, और फिर 74वां संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची बनी। इस तरह से कुल 8 4 12 जो है आपके पास में अनुसूचियाँ हो गई। अब देखते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हो गई। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया और शहरी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, इन सभी संवैधानिक स्थिति इनको भी प्राप्त हो गई। और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 लोकसभा और विधानसभा की सीटों के पुनः निर्धारण का वर्ष 2026 तक रोक दिया गया। 1972-75 में जो हुआ था कि बढ़ा करके उन्होंने 500 से 25 से 545 कर दिया गया। तो बाद में क्योंकि संसद में बार बार हंगामा यही होता था, क्योंकि जिन राज्यों में सीटें ज़्यादा हैं, जिन राज्यों में पब्लिक ज़्यादा है, तो उन्हें अलग से ज़्यादा सांसद की और विधायकों की ज़रूरत है। तो 2001 में 84वें संविधान संशोधन करके रोक लगा दी गई कि लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों में पुनः निर्धारण का वर्ष 2026 कर दिया गया। और अभी वर्तमान पे 2024-25 चल रहा है। तो नेक्स्ट ईयर क्योंकि लोकसभा इसमें संशोधन होगा, तो निश्चित है क्योंकि जिन राज्यों में आबादी ज़्यादा है उन राज्यों में सीटें निश्चित ही बढ़ेंगी। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जिसे मूल अधिकार कहते हैं, आर्टिकल 21 का के तहत राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अर्थात प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में इसे जाना जाता है। तो मूल अधिकार के रूप में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, मुझे लगता है यह सबसे प्यारा संशोधन था 2002 का, जो कि वर्तमान की सरकार ने अभी जो उत्तर प्रदेश में लगभग 5000 से ज़्यादा स्कूलें, प्राइमरी स्कूलें बंद करने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, जो कि बहुत ही गलत कार्य हो रहा है। देखते हैं 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वां जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य में 42वां संविधान संशोधन में 10 थे साथियों, और 86वां संविधान संशोधन किया तो एक वही मौलिक कर्तव्य जो एजुकेशन वाला जोड़ा गया। तो इस तरह से आपके पास में क्या होगा, 11 होगा टोटल। अब 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ये कहता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। क्योंकि पहले क्या होता था, अलग अलग तरह की जो सरकारें बनती थी, अपने इच्छा अनुसार बहुत सारे मंत्री बना लेते थे। लेकिन 2003 के बाद से ये हुआ कि 15% से ज़्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते, क्योंकि सभी मंत्री बन जाएंगे तो सरकार का जो पैसा होगा संसद का, वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 अभी तक बड़ी मौसी
21वां में आगे 21वां और 71वां। तो आपने देखा था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोंगरी मैथिली तथा संथाली भाषाएं जोड़ी गई। तो 92 में कौन कौन सी जोड़ी गई साथियों? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषा फिर जोड़ दी गई। अब पहले क्या था? सिंधी जोड़ी गई थी, और उधर नमक, नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी जोड़ा गया था। और यहाँ पे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। मैथिली उत्तर प्रदेश की भाषा है, उत्तर प्रदेश में मिथिलांचल में बोली जाती है। यही अगला प्रश्न है आपके पास में। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एसटी और एसटी हेतु शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण करने के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई। क्या कह रहा है? राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं, जो जैसे एसटी एससी के लोग हैं, उनको आरक्षण की व्यवस्था करने का उपबंध दिया गया। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। ये भी बहुत ही प्यारा संशोधन रहा। अब आ गया 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। 2011 तक लगभग 100 के आसपास आंकड़ा पहुंच गया साथियों। सहकारी समिति को संवैधानिक स्थिति प्रदान किया गया। इस तरह का एग्जाम्पल, इस तरह का जो पेपर में प्रश्न जरूर आता है, सहकारी समिति को कब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? तो आर्टिकल कहते हैं 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में प्राप्त हुआ। इसे स्क्रीनशॉट मान लें। यूपी पीसीएस आरओ में आया हुआ सवाल था। अन्य बहुत सारे एग्जाम पे ऐसे सवाल आते हैं। अब है 99 पे सिद्धू आउट हो जाते। कपिल शर्मा जब भी सिद्धू को देखता तो 99 जरूर याद दिलाता है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक करार किया गया। इसे कॉलोजियम पद्धति के स्थान पर जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने सबसे पहले आते ही, अब क्योंकि सरकार पावर में थी तो उनके दिमाग में अलग बातें चल रही थी, तो उन्होंने ऐसे कॉलोजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग किया, एनजेएसी की गठन किया। जबकि ये धीरे धीरे क्या हुआ? असफल हो गया, क्योंकि उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। और सुप्रीम कोर्ट अपने उन कार्यों में या अपने जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तथा अन्य जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन सभी की जो नियुक्ति करते हैं, वो उसमें हस्तक्षेप नहीं चाहते थे अन्य किसी का। इस वजह से उन्होंने इसे असंवैधानिक दर्जा दे दिया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। वर्तमान पे लगभग भारत बांग्लादेश के बीच की जो भूमि का हस्तांतरण हुआ, कुछ भूमि बांग्लादेश को दी गई और कुछ भूमि भारत को मिली। इस तरह से 100वां संविधान संशोधन 2015 तक कंप्लीट हो गया था साथियों। अब देखते हैं अगले संशोधन की तरफ। ये संशोधन आते ही 2016 का संशोधन था जीएसटी। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आ गया, जो लागू भी हो गया पूरे देश में। और जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट था वह फ्रांस से लिया गया था। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी ये फुल फॉर्म है। तो साथियों आप लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 101वां संविधान संशोधन 2016। और 100वां संविधान संशोधन क्या रहा? संशोधन हुआ लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनवैलिड कर दिया। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई अनुच्छेद 338 खा के द्वारा। इसी स्क्रीनशॉट मान लें कि 2018 में 101वां संविधान संशोधन आया, जिसमें 338 खा के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब 104वां संविधान संशोधन क्या है? 103 जो संविधान संशोधन था, EWS 3 शब्द है साथियों। जो जर्नल के बच्चे थे, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लोग थे, उनको 10% का आरक्षण दे करके जो जनरल वर्ग के लोगों में असंतोष व्याप्त था, उसको भी कहीं न कहीं सरकार ने साधने का कार्य किया। मंडल कमीशन ने कहीं न कहीं अन्य का साथ दिया था। EWS का आरक्षण का उन्होंने करके जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हुए बच्चों को जो था उसका आरक्षण जनरल वर्ग के लोगों को दे करके
सरकार ने कहीं न कहीं साधने का कार्य किया, तो यह EWS के तहत। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा और राज्य विधानसभा में नामांकन प्रक्रिया द्वारा आंग्ल भारतीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 104वां संविधान संशोधन 2019 में जब आया तो लोकसभा और विधानसभा या राज्य विधानसभा में नामांकन प्रक्रिया द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय व विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त कर दिया गया, और इसे क्या किया, समाप्त कर दिया गया। जैसे एंग्लो इंडियन को दिया जाता था, राज्यपाल उसे नामित किया जाता था, तो ऐसे लोगों को हटा दिया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभा अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित ST के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष की अवधि के लिए 2030 तक बढ़ा दिया गया कि आरक्षण अब इनका 2030 तक बना रहेगा, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। 106वां संविधान संशोधन 2023 अभी हाल ही का है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा की महिलाओं को 33% आरक्षण अगली जनगणना के बाद शुरू में 15 वर्षों के लिए दिया जाएगा। शुरू में 15 वर्षों के लिए दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। शुरू में जब आरक्षण लागू हुआ तब भी कहा था 10 वर्षों के लिए दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये देश गणतंत्र है, गणतंत्र मतलब पब्लिक के द्वारा चुना जाता है, तो 50% महिलाओं की भी हिस्सेदारी है, तो निश्चित है कि महिलाएं अपने अधिकारों की बात करेंगी, तो ये 15 वर्ष न होकर के अनवरत ही रहेगा। नारी शक्ति वंदना विधेयक नाम था। तब प्रश्न आता है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम क्या है, तो नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम 106वां संविधान संशोधन रहा, और यह 2023 में आया। तो साथियों, इस तरह से हम लोगों ने संशोधन के बारे में पढ़ा है, और यह संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा आपके एग्जाम के लिए। आप लोग ये इसके 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी मान लें, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग लेके आएंगे, और संशोधन से लेकर के सभी। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपके लिए आज लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें से पहला प्रश्न है आपके पास में, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है। उत्तर प्रदेश UP-SSC में आया हुआ सवाल है साथियों। कावेरी, ब्रह्मणी, वैगई और पेन्नार। तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग अपने कमेंट करें। आराम से सवाल करते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और शुरू से अंत तक बने रहिए आप लोग, और हमारे जो आंसर वो देते रहें। इसके साथ साथ आप लोग शेयर भी करते रहे वीडियो को साथियों। बहुत बढ़िया, राइट आंसर दिया है पेन्नार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदियों में से एक है, जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है और बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। यही भी आपके पास कावेरी, जिसे सदा नीरा के नाम से जाना जाता है दक्षिण भारत की नदियों में, और इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और वैगई नदी, जो कि दक्षिण की तरफ बहने वाली एकमात्र नदी है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर क्योंकि प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर होगा डी होगा, पेन्नार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। निम्न में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो खंभात की खाड़ी है कहाँ, ये जान लेते हैं पहले। गुजरात की तरफ देखते हैं, तो जो आपको शेर जैसा मुंह निकला हुआ दिखाई देता है, वही खंभात की खाड़ी है साथियों। तो माही, साबरमती, कोयना और तापी। माही, कोयना, तापी, साबरमती। तो यहाँ पे कोयना नदी समुद्र तक पहुँच ही नहीं पाती है, उसके पहले खुद वो एक सहायक नदी है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कोयना नदी महाराष्ट्र में बहती है साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश में आया हुआ सवाल था, UP-SSC का गन्ना पर्यवेक्षक में 2016 का सवाल था। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किन जिलों के पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। सतारा, औरंगाबाद, जलगांव, नासिक। तो राइट आंसर होगा अंगूर का जहां पे सेंटर है नासिक, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और जलगांव केले के लिए फेमस है साथियों। नासिक त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी पर्वत से, और नासिक
गोदावरी नदी के तट पर ही कुंभ लगता है। तो इस तरह से भारत में कुल 4 कुंभ लगते हैं। गोदावरी में एक कुंभ, दूसरा कुंभ लगता है सिंहस्थ का कुंभ लगता है क्षिप्रा नदी, जहाँ महाकाल की नगरी में उज्जैन। फिर कुंभ मकर में लगता है। इसके बाद एक कुंभ लगता है आपके हरिद्वार में। इस तरह से भारत में कुल 4 कुंभ लगते हैं। प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ लगते हैं, प्रत्येक 6 वर्षों में अर्ध कुंभ लगते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे नासिक। साथियों अगला सवाल है, 4th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? बेसिन का कुल टोटल कितना है? बेसिन, तापी, कृष्णा, पेन्नार, सुवर्णरेखा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा कृष्णा। यूपीटीपीएससी युवा कल्याण विकास दल अधिकारी 2018 का सवाल था, कौन सी नदी भारत के पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? प्रश्न बड़े आसान से मनो आराम से पढ़ना है आपको, ताकि आपके कोई भी आंसर गलत ना हो। साथियों एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्योंकि हमने पूरे नदी और ज्योग्राफी की ही प्रैक्टिस सेट करा के रखी है अभी वर्तमान में, तो आप लोग पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज देख सकते हैं कंटिन्यू, जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाला एग्जाम, उत्तर प्रदेश पेट, आरओ जितने भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। नर्मदा, साबरमती, लूनियो, कृष्णा। तो यहाँ पे पश्चिम दिशा में नहीं बहती है नदी, तो यहाँ देख लेते हैं नर्मदा, साबरमती और लूनी, 3 नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं। कृष्णा नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, चकबंदी में आया वो सवाल था, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? मैं आपसे थोड़ा 1 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। नर्मदा और सोन की जो पौराणिक कथा की मान्यता है कि अमरकंटक में सोन और नर्मदा का विवाह होना था। सोन एकमात्र भारत में जो नदी है जो पुरुष की संज्ञा दी जाती है, जबकि नदियों को स्त्री की संज्ञा दी जाती है, लेकिन एकमात्र सोन है जिसे कि पुरुष की संज्ञा दी जाती है। सोन का नाम सोनभद्र था, इसीलिए उत्तर प्रदेश का एक जिला सोनभद्र स्थित है। तो अमरकंटक में नर्मदा और सोन का विवाह होना था, लेकिन किसी वजह से, क्योंकि उनकी जो दासी थी सोनभद्र की दासी, उसका नाम था जोहिला, वह सोनभद्र से प्रेम करती थी और उसने अपना भेष बदल करके उस समय पर नर्मदा का रूप धारण करके बैठ गए, उनके वस्त्र पहन के, और विवाह हुआ। इस वजह से सोनभद्र बड़ा नाराज हुए और नर्मदा भी बहुत नाराज हुई, और नर्मदा जो है सोन से गुस्सा होकर के वो तुरंत पश्चिम की तरफ या उल्टे दिशा में भागना शुरू कर देती हैं या बह चलती हैं। तो इस तरह से एकमात्र भारत की नदी है जो कुमारी नदी के नाम से जाना जाता है, तो वो नर्मदा है, और सोन जो है पूर्व की तरफ बह देते हैं। वहीं से 10 किलोमीटर दूर मैकाल श्रेणी पर एक जिसे ज्वालेश्वर नामक स्थान है, वहाँ से बहती हैं जोहिला नदी। तो अमरकंटक से 3 नदियाँ एक साथ बहती हैं, एक जोहिला नदी जो कि बाद में सोन की ही सहायक नदी है, और नर्मदा पश्चिम की तरफ बहती है। तो ये स्टोरी आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिएगा। तो प्रश्न है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपके पास है सोनभद्र या सोन, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो यूपीटीपीएससी ग्राम विकास अधिकारी 2018 का सवाल था, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अरब सागर में समागम है, तो साथियों अरब सागर में नर्मदा का है, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की तरफ बहती हैं। पूर्व की तरफ वे ऑफ बंगाल है और ये सभी बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा नर्मदा। और नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से। निम्न में से कौन सा विकल्प है भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि पहली कोई बड़ी नदी है। नर्मदा, तापी, साबरमती, कोयना। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जबकि प्रथम यदि स्थान आता है तो वो नर्मदा का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें साथियों, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले और आप लोग इसको बार बार देखते रहें।
देखिए 9वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 का सवाल था। निम्न में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती या यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदियां ज़्यादातर जो कि मध्य प्रदेश से आने वाली नदियां हैं, वे सभी नर्मदा की सहायक नदियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ आती हैं, क्योंकि गंगा के पहले ही यमुना जी हैं और यमुना जी दक्षिण की तरफ ज़्यादा हैं और गंगा जी थोड़ा उत्तर की तरफ है। बीच का जो क्षेत्र है उसे गंगा और यमुना का दोआब कहा जाता है। बेतवा, चंबल, केन और सोन। सोन नदी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सोन पटना के पास में गंगा नदी पे मिलती हैं और सोन की जो चौड़ाई लंबाई है 784 किलोमीटर है। काबिनी, हेमवती और अमरावती ये नदियां किसकी सहायक नदी हैं? महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। सारी नदियां कावेरी की सहायक नदी हैं और कावेरी की जो लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर है। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है और उसके साथ साथ क्योंकि दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इस शाब्दिक अर्थ से है कि क्योंकि वर्ष भर पानी गंगा में भी रहता है और वर्ष भर पानी कावेरी में भी रहता है। कावेरी में जो नदी के किनारे धार्मिक स्थल हैं, वही स्थान गंगा जी में भी धार्मिक स्थल नदी के किनारे ही है। तो दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे छोटी नदी कौन सी है? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा और सोन। अभी प्रश्न के जस्ट पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि कावेरी की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है और सोन की जो लंबाई है 784 किलोमीटर के आसपास। तो सबसे छोटी नदी यहाँ पे सोन, और नर्मदा और कृष्णा में कृष्णा बड़ी नदी है और नर्मदा थोड़ा छोटी, क्योंकि नर्मदा की लंबाई 1312 है, मतलब 1312 किलोमीटर, और कृष्णा की 1400 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी नदी पश्चिम तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोप्पा जलप्रपात बनाती है? घाटप्रभा, क्षेमावती, सारावती, काबिनी। तो स्क्रीनशॉट मान लें, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सारावती। अब प्रश्न 13 आपकी स्क्रीन पर है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? अरीय, खंडित, वृक्षनुमा या जालीदार। साथियों इस तरह के प्रश्न गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो राइट आंसर होगा आपके पास में यहाँ पे वृक्षनुमा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके पास में, भारत की 3 प्रमुख जो नदियां हैं उनका स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन सी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, यमुना। तो पहले ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा ताकि आपके आंसर गलत ना हो साथियों। क्या कह रहा है? 3 प्रमुख नदियां जिनका स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील। तो पहले ये ध्यान दीजिए कि मानसरोवर झील है कहाँ? तिब्बत में है। तो क्या इनमें से कोई नदियां ऐसी हैं जो तिब्बत में हैं? यमुना जहाँ जहाँ यमुना हो उसको कट करते चले जाइए, क्योंकि यमुना का जो उद्भव हुआ उत्तराखंड से हुआ है। तो यमुना ऑप्शन डी कट हो गया, ऑप्शन सी कट हो गया, यहाँ भी यमुना है। बी पे देखिए आप लोग, ऑप्शन ए में भी यमुना है। तो जहाँ जहाँ यमुना वो ऑप्शन कट कर दीजिए, बचा हुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। राइट आंसर होगा सतलज जो है राक्षस ताल से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन है, पढ़ने में काफ़ी विशाल काय दिख रहा है और आंसर एक छोटा सा है, लेकिन आपको एक बार में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। स्क्रीनशॉट मान लें आप लोग। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, तो नोट डाउन करिए। सिंधु की यहाँ पे बात करें, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। यह तिब्बत चेम युंगडंग ग्लेशियर से निकलती है। दूसरा लिखिए, यहाँ से इसे सांगपो या तांगपो कहा जाता है। दिहांग नाम से के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ सुबनगिरी, कामेंग और धनसिरी, मानस और तीस्ता नदी है। इस तरह से आप लोग लिखिए कि इनकी सहायक नदी है और नदी का क्या नाम है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, एक में इसने पूरी नदी का विवरण दे दिया, सारा डिटेल। तो नदी का नाम है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी। और एक लाइन और कह सकता था कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना।
और गंगा को पद्मा, और पद्मा और जमुना का जो मिलन है, संगम, उसे मेघना कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती हैं। कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? सावित्री, मोठा, लूनी और गिना। राइट आंसर होगा यहाँ पे लूनी नदी, ऑप्शन नंबर सी। लूनी नदी आरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और थार के रेगिस्तान से बहते हुए खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहीं पर ऑप्शन नंबर आपके पास में 17वां प्रश्न है। सिपकिला दर्रा हिमाचल की किस घाटी में है? सतलज घाटी, नाभा घाटी, चंद्रा घाटी एंड कुल्लू घाटी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर सतलज, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है? 18वां क्वेश्चन है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। पहले यदि भारत के नक्शे की तरफ देखें तो उत्तर की तरफ आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले आप लोग, उत्तर की तरफ है हिमालय, दक्षिण की तरफ हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। तो कच्छ की खाड़ी कहाँ है? ये पश्चिम की तरफ अरब सागर में है। तो पहला ऑप्शन आपके पास सही है, ये भारत में ही है। कैम्बे की खाड़ी या खंभात की खाड़ी, ये भी आपके पास में भारत में ही है, ये भी पश्चिम की तरफ है। फिर मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी आती दक्षिण की तरफ, तमिलनाडु और या कहें हम भारत का दक्षिणी भाग और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी। सिर्फ एक आपके पास ऑप्शन बचता है जिसे कहते हैं अकाबा की खाड़ी, और अकाबा की खाड़ी वास्तव में भारत में ना होकर के यह लाल सागर के उत्तरी भाग में है। और यह खाड़ी कहते हैं कि इसमें मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब से घिरा हुआ यह खाड़ी है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, बात है कि यह खाड़ी एकमात्र है जो कि जॉर्डन का बंदरगाह है। तो साथियों, इस तरह से आप लोगों ने देखा हमारे पूरे चैनल को। हम चाहते हैं कि और भी आपके पास में यूजफुल वीडियो हमारे स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं, ताकि अब अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। अक्सर साउथ की मूवी में आता है विजयवाड़ा शहर के बारे में। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कृष्णा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीनगर नदी, श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे है, किस नदी के तट पे? तो ऑप्शन आपके पास में है झेलम, ऑप्शन नंबर डी बी राइट आंसर है। साथियों, आप लोग अपने कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम और भी आपके लिए यूजफुल वीडियो बनाते रहें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े साथियों। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग उत्तर भारत में जो कि हिमालय से निकलने वाली जितनी नदियां हैं उनके अफवाह तंत्र के बारे में आज पढ़ाई करेंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, गंगा नदी अफवाह तंत्र के बारे में और ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से भारत की जो 3 प्रमुख नदियां हैं उत्तर भारत की, उनके अफवाह तंत्र के बारे में साथियों आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखते हैं, आप पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सी नदी कश्मीर से दक्षिण पूर्व भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है? साथियों, यह एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल था, जिसमें वेरीनाग झरने से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं। तो स्क्रीन पर आपके पास में ऑप्शन है, आपके पास में 5 सेकंड का समय है। आप लोग कमेंट करें, अपने राइट आंसर देते रहें साथियों। बहुत बढ़िया। तो पहला सवाल होता है राइट आंसर इसका झेलम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है झेलम नदी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल था, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स में स्थित है। तो ऑप्शन है पश्चिम, उत्तर, पूर्व एवं दक्षिण। जो हमारे रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान, या हम कहें कि राजस्थान के आसपास जो क्षेत्र, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच का जो रेगिस्तान है, उसके पश्चिम की तरफ सिंधु नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। ऑप्शन तीसरा प्रश्न आपकी में है, स्पीति नदी। 2 घाटियां भी आती, लाहौर और स्पीति। लाहौर तो स्पीति एक घाटी है
जिसमें हींग की खेती वर्तमान में की जा रही है। तो स्पीति नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल था ये। तो चिनाव, रावी, सतलुज एंड ब्यास। तो राइट आंसर होगा साथियों तीसरे प्रश्न का ऑप्शन होगा राइट आंसर सी, सतलुज नदी। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम पे आने वाले हैं। एसएससी एमटीएस 2021 का सवाल था साथियों, किशनगंगा नदी, किशनगंगा हाइड्रो पावर भी बना है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। तो किशनगंगा नदी निम्न में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? तो ऑप्शन आपके पास सतलुज, चिनाव, रावी एंड झेलम। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों झेलम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच में है? जास्कर और लद्दाख दो पर्वतमालाओं के बीच में कौन सी नदी बहती है? एसएससी जीडी 2021। क्योंकि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियां लास्कर और जास्कर की तरफ है नहीं, तो लद्दाख की तरफ बहती है सिंधु नदी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट, किशनगंगा को नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में किशनगंगा को नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। तो नोट डाउन कर लीजिए कि भारत की कौन सी नदी है जिसे नीलम नदी के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान में? तो वो है किशनगंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो हमारे पास स्क्रीन पर है साथियों सतलुज, ब्यास, चिनाव और रावी। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग कमेंट करें साथियों। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा इसका चिनाव। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो चिनाव, ब्यास, रावी एवं गोमती। चिनाव, ब्यास, रावी ये तीनों नदियां हैं, जबकि यहीं पे आपके पास में गोमती नदी है, जो कि गोमती नदी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर होगा डी, यह गंगा अफवाह तंत्र का हिस्सा है। अब इसके बाद आगे सवाल चलते हैं हम लोग, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो चलिए देखते हैं, झेलम, चिनाव, सतलुज और रावी। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा साथियों नदी उद्गम भारत में नहीं है, झेलम, चिनाव, सतलुज और रावी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 8वें का सतलुज। राइट आंसर सतलुज। सतलुज नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलता है और यह राक्षस ताल से निकलती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये कैलाश पर्वत के पास में है राक्षस ताल। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? झेलम, चिनाव, सतलुज और रावी। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा यहाँ सतलुज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि पंजाब में बड़ी संख्या में अपलावन नहर है, इनमें से जल कहां से आता है? अब प्रश्न नया आ रहा है कि अपलावन नहर है क्या? दो तरह की नहरें होती है साथियों, एक नहर का नाम है इंडेसन नहर और दूसरे का नाम होता सिंचाई वाली नहर। एक नहर जो इंडेसन नहर है, जिसे अपलावन नहर के नाम से जाना जाता है, इस नहर पे जो बाढ़ का पानी होता है, नदी का अत्यधिक जो बाढ़ का पानी होता है, इस नहर के माध्यम से फैला दिया जाता है, जिसमें उस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती है। और सिंचाई वाली जो नहर होती है, उसके माध्यम से जो कृषि की जमीन है उन्हें वो पानी दिया जाता है डैम के द्वारा या नदियों के द्वारा। तो पंजाब में बड़ी संख्या झेलम, चिनाव, ब्यास और सतलुज। तो राइट आंसर होगा आपके पास में साथियों, आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग कमेंट कर दें। बहुत बढ़िया, सतलुज होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर से पिघलने से बना पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? ब्यास, सतलुज, साइलोक एंड नुब्रा नदी। तो राइट आंसर होगा इसका नुब्रा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नुब्रा और श्योक नदी दोनों मिलकर के सिंधु में जाके मिल जाती हैं। नुब्रा सहायक नदी श्योक का और श्योक सहायक नदी है सिंधु की। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप लोग अपने पास पेन और कॉपी जरूर रखिएगा, ताकि जब कुछ हम बोलें तो उसके नोट डाउन करते रहिएगा। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम चाहते हैं कि एक प्रश्न से कम 2 से 3 प्रश्न आपके कंप्लीट हों।
सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियों में वह कौन सी नदी है जो भारत की पाकिस्तान के साथ सिंधु जल के अंतर्गत मिलती है? तो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ साथियों, जिसमें 6 नदियों के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ। रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज, इनमें से यदि बात करते हैं तो सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों का जो पानी है ये वास्तव में किसे मिलता है? पाकिस्तान को मिलता है। जबकि रावी, ब्यास, सतलुज ये नदी भारत को सौंपी गई है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है जो भारत और पाकिस्तान से मिलती है। तो रावी, चिनाब, ब्यास और सतलज। तो सिंधु तो इसमें ऑप्शन नहीं है। आपके पास झेलम भी नहीं, झेलम चेक कर लीजिए क्या है। तो राइट आंसर होगा चिनाब, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं डैश, झेलम नदी की एक सहायक नदी है। तो झेलम की इनमें से कौन सी सहायक नदी साथियों? शुरू, पोहरू, शिगर या स्वा। तो राइट आंसर होगा उसका पोहरू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है पोहरू। इसे आप लोग एसएससी जेई का आया था, इलेक्ट्रिकल का सवाल था 2019 का। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा साथियों। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, सभी अपने ग्रुप में शेयर कर दें, व्हाट्सएप में स्टेटस लगा दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और ये आपका चैनल है, आपका काम है कि इस चैनल को कितना ज़्यादा ग्रो कराते साथियों। ये हमारे लिए अच्छा होगा और आप लोगों को भी अच्छा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाते रहें, चाहे वह रेलवे हो, यूपी पेट हो, अन्य जितने भी एग्जाम हैं, वनडे एग्जाम, चाहे एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, अन्य सभी एग्जाम के लिए। निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में है? तो कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से विभाजित करती है, जो गुजरात से होते हुए गुजरती साथियों। तो कृष्णा, सिंधु, गोदावरी, महानदी, गुजरात के नीचे ही गोदावरी, महानदी और कृष्णा है। तो राइट आंसर एक ही मिलता है आपके पास में, सिंधु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन है कि कौन सी नदी, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एंड फॉल इनटू द अरेबियन सी, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? सिंधु, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। तो आपके पास स्क्रीन पे है, क्योंकि गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। यदि भारत के मैप की बात करें या भारत की स्थिति की बात करते हैं साथियों, तो भारत की जब स्थिति की बात करेंगे तो उत्तर की तरफ हिमालय है और दक्षिण की तरफ हिंद महासागर, पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी और पश्चिम की तरफ अरब सागर है साथियों। यहीं पे हिमालय की जो नदियां हो, सदा नीरा नदियां हैं, सदाबहार नदियां होती हैं, क्योंकि ये उनका जो उद्गम स्रोत होता बर्फ होता है, हिमालय की बर्फ होती है, जिसकी वजह से बर्फ पिघलती रहती है और वर्ष भर पानी मिलता है। लेकिन यही प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती हैं उनमें वर्ष भर पानी नहीं रहता, क्योंकि मानसून पर डिपेंड करती हैं। मानसून अच्छा होगा तो पानी अच्छा होगा, नहीं तो कम होगा। तो इस तरह से देखते, गंगा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं साथियों। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो गंगोत्री से होता है और गंगोत्री पे होने के बाद वह पंचप्रयाग बनाती है साथियों। कौन सी नदी बेसिन 8000 या 8,60,000 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्रफल में है और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? एसएससी सीएचएल 2022 का सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें। आरओ अन्य जितने भी वनडे एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन है साथियों। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है ये। गंगा बेसिन, सिंधु बेसिन, महानदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो राइट आंसर होगा इसका साथियों गंगा बेसिन। और गंगा बेसिन में कौन कौन से राज्य हैं पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि गंगोत्री से निकलती है। तो ऊपर की तरफ देखते हैं तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद आती है बिहार के बाद डब्ल्यूबी, वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। लेकिन यही अपवाह तंत्र की उन नदियों का पानी भी इसमें मिलता है, तो वो कहलाता है यूके, यूपी, बिहार, झारखंड, डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल, हिमाचल, अब राजस्थान, हरियाणा, एमपी, सीजी, दिल्ली। इस तरह से टोटल आपके पास में 11 भारतीय राज्य, 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 16वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फास्ट, यह बहुत ही सुपर फास्ट सीरीज है आप लोगों के लिए। निम्न में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो यमुना क्योंकि उत्तराखंड से बहते हुए और दिल्ली के किनारे से होते हुए आप कहें कि उत्तर प्रदेश से गुजरते हुए और इलाहाबाद में आती है और वो गंगा में समाहित हो जाती है। तो कहते हैं कि एक लाइन है, किसी ने ठीक ही कहा है कि कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब। तो राइट आंसर होगा साथियों पंजाब। एक लाइन किसी ने बहुत ही सही कहा था कि कहते हैं कि
बड़ी लाइन कहा था कि उलझ कर तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, और जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। और यमुना नदी का नाम आया तो मैंने उनके बारे में कहा कि मैं यमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, यमुना की तरह निहारूं कब तक ताज को कब तक, ताज जो कि आगरा में है। अब कोई गंगा मिले तो मैं प्रयागराज हो जाऊं। तो कहने का मतलब है कि गंगा का संगम और यमुना का संगम प्रयागराज में हुआ, जो कि कुंभ बनता है, यहाँ पे कुंभ लगता है साथियों। निम्न में से कौन सी नदी घाघरा नदी के सहायक नदी? सरयू नदी, गोमती नदी, सोन नदी, कोसी नदी। घाघरा की सहायक नदी है, तो देख लेते हैं आप लोग कमेंट भी करते रहे साथियों, ताकि हम ये देखते हैं कि कौन बच्चा ज्यादा कर रहा है। बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या होगा साथियों? आप लोग कमेंट करते रहे। सरयू, राइट आंसर क्या है? सरयू, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, देवप्रयाग में भागीरथी किससे मिलती है? तो अब प्रश्न ये आता है कि देवप्रयाग में कौन दो नदियां मिलकर देवप्रयाग बनाती हैं? तो हम लोग पहले पंचप्रयाग के बारे में पढ़ लेते हैं, ये जानना जरूरी साथियों। तो पंचप्रयाग पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पंचप्रयाग में कौन कौन सा है। तो पहला आप देख ले, नोट डाउन करिएगा, विष्णु प्रयाग, जिसमें अलकनंदा और धौली गंगा। दूसरा है नंद प्रयाग, अलक गंगा और नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। एक आप ट्रिक याद कर लीजिए, सभी में अलकनंदा ही है। पहला चीज ध्यान नोट डाउन करिए आप लोग, सभी में अलकनंदा है, अलकनंदा सभी में है। सिर्फ विष्णु प्रयाग, क्योंकि धौली गंगा क्योंकि धौल वर्ण के हैं कौन? भगवान विष्णु, कृष्ण, राम सभी थोड़ा सांवले हैं, इसलिए धौली कलर। तो धौली गंगा किसमें? विष्णु प्रयाग में है। फिर यही नंदाकिनी, नंद प्रयाग नाम से ही पड़ रहा है तो नंदाकिनी, इसलिए कोडवर्ड कर लिए। कर्ण प्रयाग में पिंडार हो रहा है। और इसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, जिसे अलकनंदा और मंदाकिनी। और एक आता देवप्रयाग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा बनती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा बनती हैं साथियों, दोनों धाराएं गंगा बन जाती हैं। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो ऑप्शन हमारे पास में है गंगा और तीस्ता, घाघरा भागीरथी, यमुना और तीस्ता, घंघर और तीस्ता। तो ऑप्शन आपके पास में है ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर होगा घग्घर और तीस्ता नदी। तो तीस्ता कहाँ है? उधर नेपाल साइड। और इधर घग्घर के बारे में जब बात करते हैं तो घग्घर आपका पश्चिम की तरफ है, उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ ईस्ट। अब गंगा नदी की कौन सी उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक, और अगला प्रश्न त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलके बना हुआ है साथियों? महानदी, कोशी, घाघरा नदी, गंडक नदी। तो साथियों आप लोग अपने कमेंट कर दें। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा आपके पास गंडक। और गंडक नदी ऑप्शन नंबर डी, काली गंडक और त्रिशूल गंगा दोनों मिलके बनती हैं कौन सी नदी? गंडक नदी। अब अगला प्रश्न देखते हैं नया, आपके पास 21वां सवाल है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? पिंडार या पिंडर, तमस या टोंस, शारदा, भागीरथी। तो राइट आंसर होगा आपके पास शारदा, ऑप्शन नंबर यहां पे सी है साथियों, शारदा। सरयू नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सरयू नदी क्योंकि अयोध्या शहर बसा हुआ है, तो अयोध्या शहर दुनिया जानती है कि उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर क्योंकि कहता सरयू नदी में किस राज्य से स्थित है, उत्तर प्रदेश नहीं ऑप्शन में, तो राइट आंसर यहाँ पे उत्तराखंड होगा साथियों, डी। नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है? गंडक, सोन, घाघरा, चंबल। बहुत बढ़िया, यमुना की सहायक नदी साथियों चंबल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और रूप नारायण नामक सहायक नदियां हैं? गोदावरी, यमुना, हुगली एंड ब्रह्मपुत्र। तो राइट आंसर होगा आपके पास में हुगली। हुगली एक गंगा की ही धारा है, हुगली नदी गंगा की एक धारा है। एसएससी CHSL 2021 का सवाल था साथियों, इसे स्क्रीनशॉट मान ले, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? अभी पिछला क्वेश्चन था, आया था 2022 का सवाल था, एसएससी सीएचएसएल 2021 में आया था सवाल। तो चंबल किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन आपके पास में डी राइट आंसर होगा, यमुना। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। अब प्रश्न आता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? यमुना, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब ब्रह्मपुत्र का जो मयूर द्वीप है वो गुवाहाटी के पास में ही स्थित है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि यमुना नदी की सहायक नदी चंबल निम्न में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती? तो मध्य प्रदेश में क्योंकि बहती ही है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा गुजरात, क्योंकि गुजरात से होकर नहीं गुजरती। तो आपके पास मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती साथियों। अब 28वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर। 28वां सवाल है साथियों कि निम्न में से कौन सी नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा से मिलती है? गंडक, महानदी और महानंदा, घाघरा, रामगंगा। तो ऑप्शन आपके पास में क्या, आप लोग कमेंट करें साथियों। आपके पास 5 सेकंड का समय है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा आपके पास सोनपुर में गंगा से मिलती है गंडक। तो ऑप्शन आपके पास क्या है? ए। और सोनपुर में दुनिया का या कहें कि एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है सोनपुर में लगता है साथियों। एसएससी स्टेनोग्राफर का सवाल था 2021 का। चलिए अगले सवाल देखते हैं कि कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। शेयर भी कर दें आप लोग। नहीं है, यहां पे देखना है साथियों, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके तरफ आंसर की तरफ चलता है। बेतवा, गंडक, हिंडन, चंबल। तो राइट आंसर होगा इसका यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो वो गंडक नहीं है। गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है। यहाँ पे बेतवा, हिंडन, चंबल। हिंडन जो है नोएडा में आकर के मिल जाती है, और चंबल भी मध्य प्रदेश से आती है और उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। और मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी बेतवा है, वो भी यमुना से मिलती है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी से मिलने से गंगा बनती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। या हम ये कहें कि गंगा नदी किन दो नदियों का संगम है या उनसे मिल के बनती है? तो दो नदियों का संगम भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलता है साथियों, और देवप्रयाग में वही नदी गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर कि निम्न में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? अलकनंदा, मंदाकिनी। यदि नंदाकिनी होता तो नंद प्रयाग था, लेकिन मंदाकिनी है तो यही रुद्रप्रयाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि यही पिंडार होता मंदाकिनी के जगह में तो कर्णप्रयाग हो जाता। समझ रहे हैं आप लोग? अलकनंदा और मंदाकिनी का रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, सही है, और यह है डैश डैश में जाकर समाप्त हो जाता है। तो क्योंकि इसका जो प्रवाह है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, तो पूर्व की तरफ भारत में बंगाल की खाड़ी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। अगले सवाल को देखते हैं कि किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया? 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और दामोदर। राइट आंसर होगा गंगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदियां हैं? सोन, गंडक, केन और बेतवा। क्योंकि सोन दक्षिण की तरफ आकर के गंगा में मिलती है, केन और बेतवा ये दोनों भी दक्षिण की तरफ आकर के यमुना में मिलती हैं, लेकिन गंडक नदी उत्तर की तरफ से आकर के मिलती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर कि गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार से तो बहती ही है तो अलग कैसे करेगा? नामचा बरवा, नामचा बरवा भी नहीं कर सकता। अलकनंदा और अंबाला, तो राइट आंसर होगा इसका अंबाला। अंबाला के पश्चिम की तरफ सिंधु का चलता है और पूर्व की तरफ गंगा। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? प्रश्न अभी लगातार करते चले आए हैं, सीएमटीएस का सवाल था साथियों 2019 का। ये गंगा की सहायक नदियां हैं सोन और घाघरा। सोन कहाँ मिलती है? पटना में, पाटलिपुत्र में, जो कि लगभग भारत का सबसे लंबा रेलवे से कहें कि रेलवे सेतु भी है नदी पर बनने वाला, तो ऑप्शन नंबर सी।
निम्न में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है? साबरमती निश्चित नहीं है क्योंकि ये पश्चिम की तरफ बहती है और गुजरात की तरफ। माही ये भी नहीं है, ये भी पश्चिम की तरफ है साथियों। दो नदी भीमा और घाघरा, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे घाघरा, ऑप्शन नंबर सी। 37वां सवाल घाघरा, इसे स्क्रीनशॉट मान लें आप लोग। निम्न में से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर के नहीं गुजरती? तो पंजाब से नहीं गुजरती तो क्योंकि पंजाब का अंबाला सिंधु और गंगा के जल के बंटवारे को अलग करता है, इसलिए क्योंकि पंजाब से नहीं बहती। तो कौन? गंगा। सतलुज, रावी और झेलम, ये तीनों नदियां पंजाब से होकर गुजरती हैं। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और कृष्णा। भारत में गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी में से है और सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र बनाती है। लगभग 8,60,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया बनाती है साथियों। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो ये जान लेते हैं कि भारत से जब गंगा आगे बढ़ती है, कहें कि कोलकाता के बंगाल में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर एक नदी हुगली बन जाती है, एक धारा। और गंगा जब आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। वहीं पर जब ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती तो उसका यमुना हो जाता है। और पद्मा और यमुना दोनों मिलकर के मेघना बन जाती हैं। अब मेघना में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनता है। तो क्योंकि बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है, और यहाँ पे प्रश्न है 2018 सिविल में आया था एसएससी का, तो पद्मा नाम होगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए। किसे बिहार का दुख कहा जाता है या बिहार का शोक? सैरो ऑफ बिहार। बिहार का दुख कोसी नदी को कहता है क्योंकि ये रिटर्न होने लगती है। जब बाढ़ अत्यधिक आती है तो अपनी मार्ग बदल लेती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? ये क्यों रिसर्च किया गया ये पहले जान लेते हैं। क्योंकि इन नदियों में प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, आबादी ज़्यादा होगी, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होगी वहाँ पे उनका सारा का सारा जो कचरा है, रॉ मटेरियल पूरा मिला दिया जाता है केमिकल नदी में। तो इस तरह से धीरे धीरे नदियाँ लुप्त प्राय हो जाएंगी, केमिकल भर जाएंगे, पीने के योग्य नहीं रह जाएगा पानी, जीव जंतु उसमें मर जाएंगे, मछलियाँ मर जाएंगी। ऐसे नदियों में, दुनिया की 10 नदियों में नाम है तो गंगा नदी का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप लोग इसे कमेंट कर लें, स्क्रीनशॉट मान लें साथियों। गंगा नदी दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से नाम इसका है। अगला सवाल दे दें कि निम्न में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है? बर्फ पोषित मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियां। यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो गोदावरी, कावेरी और नर्मदा तीनों नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, जबकि यमुना बर्फ से पोषित है, उत्तर भारत की नदी है, उसके साथ से यमुनोत्री से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बहुत प्यारे क्वेश्चन है साथियों, को एग्जाम में आने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ होना चाहिए साथियों। एसएससी सीसीएस 2021 का सवाल था साथियों। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है इस चैनल को कितना ज़्यादा ग्रो करते हैं साथियों। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें साथियों, ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़ता रहे, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाते रहे साथियों। अलकनंदा नदी डैश और भागीरथी खरक ग्लेशियर से नदी। तो मैं प्रश्न क्या है कि खरक ग्लेशियर से अलकनंदा नदी और डैश भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है, तो सतोपथ ऑप्शन राइट आंसर होगा सी, सतोपथ। अलकनंदा नदी सतोपथ और भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती है। तो ऑप्शन, अगला सवाल देखते हैं। मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा मिलती है। तो अच्छा प्रश्न है कि कहने का मतलब है कि मंदाकिनी और अलकनंदा दो नदियां कहां पर मिलती हैं। तो मैंने कहा था मंदाकिनी और अलकनंदा ये मिलती हैं आपके पास में रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन नंबर आपके पास में सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं साथियों। बहुत बढ़िया, रुद्रप्रयाग इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलान ग्लेशियर कहां से है? नोट डाउन करिए, मिलान ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा कितनी सारी हैं? गंगा है, गोरी गंगा है, विजय गंगा है, अलग अलग नाम से, राम गंगा है, देश में अलग अलग तरह से नाम की गंगा है, लेकिन यहाँ गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो 46वां क्वेश्चन है शारदा या सरयू को, ऑप्शन नंबर डी। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर के बहती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए। पहला काम करें कि इसे स्क्रीनशॉट मारें। बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत शानदार शानदार शानदार, अपने कमेंट भी कर दें। मगध,
क्योंकि पटना पाटलिपुत्र में है और वहीं से सोन आके आती है, तो पाटलिपुत्र में मिलती है साथियों। सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मगध। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं साथियों। प्रश्न 91 है, ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 क्वेश्चन है। आप लोग अंतिम तक बने रहें, लगातार क्वेश्चन करा रहे हैं, वेरी स्पीड। अब कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। SSC MTS 2021 का सवाल था। यह तिब्बत में उद्भव होता है, राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका अधिकांश भाग भारत से बाहर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है, जबकि यही आंसर गलत है साथियों। छोटी छोटी गलतियां जो होती हैं हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारक बनती हैं। तो जैसे आपके पास में 48 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसे दिबांग ना करके इसे कहा जाता है दिहांग। दिबांग ना करके क्या कहते हैं साथियों, दिहांग। सियांग या दिहांग, हा आएगा, बा के जगह पे हा होगा, दिहांग। जबकि दिबांग नाम की वहां पे एक नदी ऑलरेडी है, अरुणाचल प्रदेश में एक नदी ऑलरेडी है जिसे दिबांग के नाम से जाना जाता है, जबकि इसे क्या होना चाहिए, दिहांग या कि सियांग, दो नाम होना चाहिए। और अरुणाचल प्रदेश से जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग घाटी के रूप में पाएंगे। तो ठीक है, अभी जस्ट हमने वही बात किया था। तो ऑप्शन आपके पास में है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, ब्रह्मपुत्र, काली, दिबांग या तीस्ता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र। लोहित नदी किसकी एक सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, चंबल, यमुना। तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश साइड बहती है, क्योंकि घाघरा और चंबल, यमुना का वहां कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास राइट आंसर ए आ जाता है। सियांग, तिरप और कामेंग, इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां, फिर से नोट डाउन करिए, इसके स्क्रीनशॉट मारिए। ऐसे सवाल एग्जाम पे बहुत ज्यादा आते हैं साथियों, और हम सिर्फ वहीं गंगा और यमुना में ही सीमित रह जाते हैं, इसीलिए हमारे क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। सियांग, तिरप और कामेंग, नोट डाउन करिए। इसका राइट आंसर होगा आपके पास में अरुणाचल, आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। गंगा ब्रह्मपुत्र कितने अक्षांशों के बीच है, 16 से 36, 14 से 34, 12 से 32 एंड 20 से 30। राइट आंसर होगा 12 से 32 के बीच में साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, नामचा बरवा में यू टर्न ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में, भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 2022 का SSC का सवाल था साथियों। असम में किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कट करके दक्षिण की ओर प्रवेश करती है, पश्चिम की तरफ बहती है पहले आकर के, इसके बाद फिर तुरंत वो यू टर्न लेकर के दक्षिण की तरफ प्रवेश करती है। तेजपुर, बोरपेटा, बोगईगांव, धुबरी। तो राइट आंसर धुबरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो, धुबरी। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। किस नदी को तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि किसी को नहीं पता होगा। राइट आंसर होगा इसका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना। और जो भारत से गंगा जी बहती हैं, तो गंगा जी जब प्रवेश करती हैं बांग्लादेश में तो उन्हें पद्मा कहा जाता है। पद्मा और जमुना का जो संगम है, जो मिलन धारा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, नोट आप लोग कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन कर रहा है कमेंट इसका, मेघना। क्या हो जाएगा, मेघना। और मेघना ही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब 57 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है। तो सोन तो बहेगी नहीं साथियों, हुगली भी नहीं बनेगी, सिक्किम की तरफ हुगली भी नहीं जा रही है, कोसी भी नहीं जा रही है। तो राइट आंसर होगा आपके पास 2022 का सवाल SSC का था, टायर 1 का, तीस्ता नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस नदी को द्री, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आबा नामक सहायक नदियां हैं, कावेरी, दिबांग, लोहित एंड गोदावरी। तो आप लोग देखते हैं, कमेंट करिए। राइट आंसर होगा लोहित, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, लोहित नदी। लोहित क्योंकि इसमें लोहे के थोड़ा कण मिलते हैं, हल्का हल्का इसका पानी
लाल या पीला दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम लोहित नदी के नाम से जाना जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, एसएससी एमटीएस 2019 का सवाल था, इसे आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट मारिए। धनसिरी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? धनसिरी नदी गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र की है सहायक नदी। साथियों आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और आपके लिए यूजफुल वीडियो बनाते रहें साथियों। और ये जो प्रैक्टिस सेट हमारा है, ये संपूर्ण चाहे यूपी आरओ हो, रेलवे हो, एसएससी हो, स्टैटिक जीके हो, इसके साथ उत्तर प्रदेश का पेट का एग्जाम हो, अन्य सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो आप लोग इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें साथियों, ताकि आपको वीडियो बहुत ही जल्दी मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आपके लिए लेकर के आए हैं हम यूपी SSSC तथा रेलवे अन्य जितने भी एग्जाम उन सभी के लिए यूजफुल वीडियो है। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है कि नदियों पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है किस नदी पर? तो हमारी स्क्रीन पर ऑप्शन है दामोदर, महानदी, कृष्णा एंड लूनी। साथियों आप अपने कमेंट करिए, आपके पास 5 सेकंड का समय है। जितना जल्दी आप कमेंट करेंगे, आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी साथियों। तो राइट आंसर होगा इसका दामोदर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और दामोदर किस राज्य में? दामोदर नदी ये जो बांध है, पंचेत हिल बांध, झारखंड के धनबाद में बना हुआ है। तो साथियों नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपके पास स्क्रीन पर अगला सवाल आता है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? आप लोग अपने फास्ट कमेंट किया करें आंसर, ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस और आपकी जानकारी कितनी ज़्यादा है वो आपको भी पता चलेगी। यूपी SSSC मंडी परिषद 2022 का सवाल था साथियों, विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो स्क्रीन पर आपके पास ऑप्शन है कालाहारी, गोबी, थार एंड सहारा का मरुस्थल। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा आपके पास में सहारा का मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और सहारा का मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है, उसके साथ साथ यह उत्तरी अफ्रीका का भाग है साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो स्क्रीन पर आपके पास ऑप्शन है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस एंड यूक्रेन। बहुत बढ़िया, यूपी SSSC लोअर एग्जाम 2019 का सवाल था साथियों। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन है, आप लोग अपने कमेंट करते रहें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूस। रूस यह यूरोप का माउंट एल्ब्रुस, रूस या कहें हम यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और किस पर्वतमाला में है? तो काकेकस पर्वतमाला में है। तो आप ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तनामी रेगिस्तान निम्न में से किस देश में स्थित है? चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड भारत। राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। यह देख रहे हैं यूपी SSSC लोअर एग्जाम 2019 का सवाल था साथियों। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है, इसे स्क्रीनशॉट मान ले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। सऊदी अरब, उत्तरी ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? तो ये राज्य मंडी परिषद 2019 का सवाल था। अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया एंड मिस्र। आपके पास में 5 सेकंड का समय है, आप लोग इसे आंसर दे दें। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाइजीरिया। जबकि अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र ये सभी सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत आते हैं। सहारा रेगिस्तान के कौन कौन से देश आते हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप अपने पास में पेन और कॉपी जरूर रखिएगा, ताकि जो आवश्यक चीजें हम बताते रहते हैं उसे आप लिखते रहिएगा। इसे शेयर कर दे अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, और अन्य जितने भी जो जिन्हें इसकी ज़रूरत हो उनको शेयर कर दे साथियों, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और इससे हमारा भी फ़ायदा होगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा साथियों, ताकि हम आपके लिए और भी यूजफुल वीडियो लेके आएंगे। तो पहला है नाइजर, चाड, लीबिया, अल्जीरिया, मिस्र, माली और मॉरिटानिया, सूडान। ये सारे देश सहारा रेगिस्तान में आते हैं साथियों। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है। कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम है, दूर स्थित है? ये एलडीए और यूडीए का सवाल था, 2015 में आया था। माउंट पुनकेसस जया, माउंट चिम्बराजो, माउंट किलिमंजारो, माउंट एकांगुआ। तो आपके पास में 5 सेकंड का समय, आप लोग कमेंट करें। राइट आंसर रहेगा इसका माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
यह इक्वेडोर पर स्थित है और यह भूमध्य रेखा के पास स्थित है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं कि हिमालय के सर्वोच्च, शायद यह क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता किसी से ना आता होगा। कंबाइंड मेडिकल सर्विस 2016, यह लॉलीपॉप क्वेश्चन कहलाता है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। इसमें 100% सही होना जरूरी है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर, कहाँ किस देश में स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और हिमालय किस तरह का पर्वत श्रृंखला है? यह नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर आपके पास में यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते साथियों कि निम्न में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? एशिया में नहीं स्थित है। किलिमंजारो, एल्ब्रुस, माउंट मैंकले पर्वत, एकांगुआ पर्वत। तो आपके पास में 9वां सवाल है, बहुत बढ़िया। राइट आंसर का एकांगुआ 6,990 मीटर इसकी ऊंचाई है और ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चल देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? असिस्टेंट अकाउंटेंट में आया था, 2015 का सवाल था। अल्पस, हिमालय, काराकोरम, एंडीज एंड तिब्बत। राइट आंसर होगा साथियों एंडीज। और एंडीज पर्वतमाला की जो लंबाई है लगभग 7,000 किलोमीटर है और यह पूरे दक्षिणी अमेरिका में फैला हुआ है साथियों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब आपके पास में 11वां सवाल है स्क्रीन पर। मरुद्वीप क्या है? मरु शब्द का मतलब ही होता है जहां पर मृत्यु हो, जहां पर जीव जंतु नहीं हो, जहां पे पानी नहीं हो, ऐसी जगह। तो ग्लेशियर नहीं, यहां तो पानी भी है। जहां पानी होगा वहां जीवन होने की संभावनाएं हैं। रेगिस्तान में, द्वीप में, पर्वत में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। शुष्क भूमि में यह होने का कारण क्या है? अतिचराई, वन आग, वनारोपण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, अतिचराई। यदि ओवर ग्रेजिंग की जाएगी, अतिचराई की जाएगी साथियों, तो वहाँ की जो मिट्टी है ढीली हो जाएगी और जिसकी वजह से आसानी से हवा को उस मिट्टी को उड़ा करके एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना बहुत ही आसान होगा साथियों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं, निम्न में से कौन पर्वत पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? लैंडलॉक है, अंतःस्थलीय है, तो इनमें से कोई नहीं। सुपीरियर, कैस्पियन, बैकॉल झील। राइट आंसर होगा साथियों आपके पास में कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये रशिया के क्षेत्र में है। अब देखते हैं अगला है 14 सवाल कि कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? लोअर एग्जाम 2019 का सवाल था, इसे स्क्रीनशॉट मान लें आप लोग। झील, कुआं, समुद्र या टैंकर। राइट आंसर होगा यहाँ पे झील। झील, नदी, तालाब, ये सभी जल संसाधन के सतह के एग्जाम्पल हैं। झील, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, 15वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन है? यह असिस्टेंट अकाउंटेंट्स 2015 का सवाल है। कनाडा, गुयाना, वेनेजुएला, ऑस्ट्रेलिया। साथियों आप लोग अपने कमेंट कर दें। बहुत बढ़िया, 5 सेकंड का समय है, आप लोग जितना फास्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। राइट आंसर होगा इसका वेनेजुएला। और वेनेजुएला में कौन सा है? एंजन फॉल्स। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं, दुनिया में सबसे ऊंचाई वाला झरना, तो सेम वैसा ही सवाल था। मुटराजी, मोंगे, टुगेला, एंजिल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एंजिल। नेक्स्ट देखते हैं, भूकंप की निम्न में से कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा विनाशक होती हैं? पी तरंगे, सतही तरंगे, एस तरंगे या इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप जब भी उत्पन्न होगा साथियों, तो उसमें कौन कौन सी तरंग बनती, वो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। पी तरंगे, जिन्हें प्राथमिक तरंग कहा जाता है, द्वितीयक तरंग, एस तरंगे, और फिर तीसरा है सतही तरंग, जो कि सबसे ज्यादा विनाशक होती सतही तरंग। फिर होता लव तरंग और 5वां तरंग आता रेले तरंग। इस तरह से आपने देखा है कि 5 तरह की तरंगों के बारे में पढ़ा आपने। तो सबसे ज्यादा खतरनाक सतही तरंग, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट का कारण होता है? जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं वहां पे निश्चित है भूकंप पैदा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें। वीडियो 2018 का सवाल था साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि भूकंप को रिकॉर्ड करने के निम्न में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? सिस्मोग्राफ, सोनोग्राफ या राइट, ये सब पढ़ लीजिए आप लोग। तो राइट आंसर होगा आपके पास में सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट मान लें। लोअर एग्जाम का री एग्जाम 2019 में हुआ था, उसका था। अब देखते हैं, हवाई ज्वालामुखी
निम्न या हवाई द्वीप में ही हवाई ज्वालामुखी है, तो इसका क्या कारण है? ढाल ज्वालामुखी, समग्र ज्वालामुखी, कैल्डेरा ज्वालामुखी या बाढ़ बेसाल्ट प्रांत? तो राइट आंसर होगा इसका ढाल ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट मान लें आपको, केन सुपरवाइजर 2019 का सवाल था। अब अगला देखते हैं, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, यह निम्न में से किस देश में है? माउंट एटना, पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस एंड इटली। 2019 का सवाल था, लोअर एग्जाम का था साथियों। तो राइट आंसर होगा इसको इटली, सिसिली द्वीप पर, इटली के सिसिली द्वीप में स्थित है ये। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा आपके पास में यहाँ पे इटली। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपके पास में 22 सवाल है। माउंट किलिमंजारो बिंदी या इन किस देश में स्थित निष्क्रिय ज्वालामुखी है? राज्य मंडी परिषद 2019 का सवाल था। तो किलिमंजारो कहाँ पर है साथियों? आप लोग स्क्रीनशॉट, पहले तो सवाल का स्क्रीनशॉट मारें, इसके बाद आप लोग कमेंट कर दें इसको कि कौन सा होगा। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा इसका तंजानिया, ऑप्शन नंबर ए। किलिमंजारो तंजानिया में है और यह पूर्वी अफ्रीका का भाग है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो ये जान लेते हैं, 5895 मीटर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो 2021 का सवाल था। कोलंबिया, मैक्सिको, इटली एंड हवाई। तो राइट आंसर होगा 23 का कोलंबिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप लोग साथियों हमारे इस चैनल पे बने रहिए, शुरू से लेकर अंतिम तक सारा वीडियो देखा करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े साथियों। और आपके लिए यह बेसिक जानकारी है, जो नए बच्चे हैं, जो अभी नए सीखने के लिए आए हैं, चाहे वह अग्निवीर के लिए हों, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम दे रहे हों, एसएससी का दे रहे हों, या कि यूपी ट्रिपलएससी, यूपी पेट, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल प्रैक्टिस सेट है साथियों। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज हम लोग यूपी ट्रिपलएससी तथा रेलवे अन्य जितने भी वनडे एग्जाम हैं उन सभी के लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है साथियों। तो एक लाइन कहता है कि न हार मंजूर है न रुक ना जानता हूँ, न हार मंजूर है न रुक ना जानता हूँ, मैं जुनूनी हूँ बस आगे बढ़ना जानता हूँ। दिल में हो जुनून, दिल में हो जुनून और आंखों में सपना, तो कोई भी मंजिल नहीं दूर अपना। और हर ठोकर से मिला, हर ठोकर से मिला सबक एक, कि जुनून कभी हार नहीं मानता। साथियों इसी के तारतम्य में लेकर के अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। अगला आपके पास स्क्रीन पर सवाल है, फर्स्ट सवाल, कि मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन आपके पास में, यह मूल रूप से रेतीली मिट्टी है, यह नमी की मात्रा को बरकरार रखता है, यह रंग में हल्की होती है, इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। तो साथियों राइट आंसर होगा आपके पास पहला, ऑप्शन नंबर बी, यह नमी की मात्रा को बरकरार रखता है, जबकि ये गलत है। जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है। यूपी ट्रिपलएससी जेई 2016 का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मान लें साथियों, अपने आंसर देते रहें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और भी प्रैक्टिस सेट करें, और अंतिम तक आप लोग बने रहिएगा शुरू से। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर, शुष्क मृदा जिसमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल हो का एक इकाई आयतन द्रव्यमान कहलाता है। यूपी ट्रिपलएससी लोअर मेंस 2021 का सवाल था साथियों। हम लोग ये सारे जो क्वेश्चन लेकर के आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले 100% वाले क्वेश्चन हैं। कण घनत्व, पार्टिकल डेंसिटी, कण घनत्व स्थूल, दोनों स्थूल घनत्व, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर सी, स्थूल घनत्व, तो ऑप्शन सी होगा। साथियों इसे आप लोग कमेंट करें और स्क्रीनशॉट मान लें। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? लोअर में आया था एग्जाम साथियों। घास पात से ढकना, आश्रम आवरण शेल्टर बेल्ट, बारिश के पानी में बह जाना, समोच्च जुताई या कंटूर कल्टीवेशन। तो ऑप्शन समोच्च जुताई कल्टीवेशन राइट आंसर है। इससे मिट्टी का कटाव कम होता है, क्योंकि पानी एक मेड़ के बाद धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है तो मिट्टी का कटाव कम होगा। घास पात से ढकी हुई मिट्टी भी, जैसे आपका बाग है तो बाग में बहुत सारे पेड़ पतझड़ में पत्ते ढक जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव भी कम होता है। आश्रम आवरण शेल्टर बेल्ट, इसमें भी मिट्टी का कटाव कम होता है, लेकिन बारिश के पानी में मिट्टी बह जाती। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करें। खादर और बांगर,
किस प्रकार की मिट्टी है? खादर, बांगर। लोअर एग्जाम 2019 का सवाल था साथियों। जलोढ़ मिट्टी में खादर और बांगर दो तरह की मिट्टी पाई जाती है। जो नई मिट्टी होती है, बाढ़ से लाई हुई मिट्टी, नदी के दोनों तट पर फैल जाती है, इस तरह की फैली हुई मिट्टी को खादर कहते हैं। वही मिट्टी कुछ वक्त के बाद धीरे धीरे जिसमें उपजाऊपन खत्म हो जाता, कम हो जाता है, उसे बांगर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जलोढ़। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं। भारत में कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी या किन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है? मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? मैग्नीशियम, संचित ह्यूमस, फेरस ऑक्साइड। एक बात और जान लीजिए, जब भी आप किसी लोहे में जब जंग लग जाती है तो आपको लाल या भूरा दिखाई देता है, इसका मतलब उसमें फेरस ऑक्साइड की परत चढ़ गई है। तो फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते साथियों। टेरा रोसा शब्द क्या है? टेरा रोसा शब्द लैटिन शब्द का है। अमीन परीक्षा 2016 में आया हुआ है। ये लैटिन शब्द कहलाता है और टेरा रोसा का शाब्दिक अर्थ होता है लाल मिट्टी या लाल जमीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट मान लें सवाल को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग इसे कमेंट करें। बहुत अमीन 2016 का सवाल था। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी। बहुत बढ़िया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलुई मिट्टी। तो आप लोग एक बात और जान लीजिए कि बलुई मिट्टी जो होती है, जिसे हम लोग रेतीली मिट्टी के नाम से जानते हैं, और इसमें से जमाव होता है, जिस जमाव को बातोड़ निक्षेप कहा जाता है। तो बलुई मिट्टी के जमाव के या रेतीली मिट्टी के जमाव को बातोड़ निक्षेप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, अब यहां पे डैश है, लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? बहुत बढ़िया, तो सीमा पट्टी, फव्वारा, मेड़बंदी या नाली विधि। राइट आंसर होगा आपके पास में। आप लोग कमेंट भी करते रहें। कृषि प्राविधिक 2016 का सवाल था सर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फव्वारा या फाउंटेन। इजराइल से इस तरह की टेक्निक का खेती करने के लिए उपयोग किया गया है, जो कि हमारे रेगिस्तान में भी आसानी से खेती की जा सकती है, जिससे पानी की मात्रा कम लगती है साथियों। फव्वारा या जिसे हम ड्रिप विधि से क्या नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? जिन राज्यों में ज्वालामुखी का उद्गार होगा या कि जहां पे पठार होंगे, वहां काली मिट्टी की मात्रा ज्यादा होगी। तो अब इस तरह के क्षेत्र जैसे देखते हैं कौन कौन से हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सभी राज्य काली मिट्टी वाले क्षेत्र माने जाते हैं। लेकिन इनमें से ऑप्शन आपके पास गुजरात है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कपास की मात्रा ज़्यादा होती, उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यह इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जब धूप ज़्यादा पड़ती गर्मियों में तो मिट्टी क्या है, दरार पड़ जाती है, जिसकी वजह से इसमें आसानी से जब बारिश होता है तो बीज छिड़क देने पर खेती आसानी से हो जाती है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा गुजरात। साथियों, जो हम लोग बोला करें उसे आप नोट डाउन करते रहें, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती किस तरह की मिट्टी? लाल, काली, जलोढ़ या लैटराइट। व्यायाम प्रशिक्षक 2018 का सवाल था। जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहां पे नदियां होंगी, नदियों के दोनों किनारों पर जलोढ़ मिट्टी जरूर पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? चकबंदी लेखपाल 2015 का सवाल था। मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। सांभर झील कहां पे है साथियों? कमेंट कर दें आप लोग। राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। राजस्थान में लवणीय आर्द्र भूमि सबसे ज्यादा पाई जाती है, सांभर झील। ऑप्शन नंबर सी। वन और वन्य जीव, वनस्पति। आप नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल की तरफ कि सागौन के जंगल भारत के निम्न में से किस राज्य में पाए जाते हैं? यूपी ट्रिपल पेट 2022 का सवाल था। पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और झारखंड। सागौन वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, क्योंकि ये पतझड़ वन होते हैं और इनके बारिश और उसके साथ साथ टेम्परेचर दोनों आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के आर्द्र शुष्क क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं?
यूपी वन रक्षक 2022 का सवाल था साथियों। इस तरह के जो वन होते हैं अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश की मात्रा लगभग 50 सेंटीमीटर होती है और जहाँ पे बारिश कम होगी वहाँ पे कटीले वृक्ष बनेंगे। कैसे वृक्ष होंगे साथियों? कटीले। तो देख लेते हैं किसमें कटीले है। कंटक, ऑप्शन नंबर आपके पास में सी राइट आंसर है। उष्ण कटिबंधीय कंटक वन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके पास सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि का किस प्रकार की प्रमुख प्रजाति है? यह भी वन रक्षक 2022 का सवाल था। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय कंटक वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन, पर्वतीय वन। तो राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब देखिए ISFR 2021 के अनुसार किस राज्य में वन क्षेत्र या वन क्षेत्र का अधिकतम वृद्धि देखी गई? ये भी वन रक्षक 2022 का सवाल था। नागालैंड, तमिलनाडु, मिजोरम, आंध्र प्रदेश। 3 राज्य ऐसे थे जिनमें वन क्षेत्र में काफी प्रगति की। वो राज्य थे आंध्रा, तेलंगाना और उड़ीसा। क्योंकि ऑप्शन में आपके पास में आंध्र प्रदेश है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वन में वनस्पति की परत निम्न वितान के ठीक नीचे कहलाती है, जिसे कैनोपी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोड़ा, खाक छेद जोगा राष्ट्रीय उद्यान, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा लाल पांडा के लिए साथियों गलत, इनमें से कोई नहीं है। जबकि उनमें से कौन कौन से हैं? सिंगालीला, कंचनजंगा, नोकरेक, इनमें लाल पांडा पाया जाता है। निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? यूपी वन रक्षक 2022 का सवाल था। सुंदरवन, हेमिस, जिम कॉर्बेट, गिर राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राइट आंसर होगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में स्थित है। लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें विशेष प्रकार के जो हिम तेंदुआ पाया जाता है, जो कि अन्य किसी में भी नहीं पाया जाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 19वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? यह भी वन रक्षक का ही सवाल था। कांजीरंगा, कान्हा, पेरियार, दशीग्राम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दशीग्राम। और दशीग्राम किसके लिए फेमस है? हंगुल के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर डी। विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है चरमोत्कर्ष, अनुक्रम, पुरोगामी या स्तर विन्यास? राइट आंसर होगा स्तर विन्यास। क्योंकि एक लेयर पे, एक ऊंचाई पर रहने वाले जीव लगभग एक जैसे होते हैं, तो अलग अलग ऊंचाइयों पर रहने वाले जीव और पौधे अलग अलग तरह के होते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, स्तर विन्यास। 21 नंबर है कि रुई के समान दिखने वाले जो बादल हैं वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, जिन्हें कपासी बादल कहते हैं, कॉटन क्लाउड। इनकी विशेषता क्या है? इनके होने पर बिजली गरजती और तड़कती ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो पत्तियां झड़ेंगी, पतझड़पन या पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर सी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको देख करके समझ में आ जाता है कि हाँ ये यही होगा, पर्णपाती वन। अमीन 2016 का सवाल था। वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 10%, 20, 25, 33। तो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 25। कमेंट कर लें। यूडीसी एलडीए में आया हुआ सवाल था 2015, स्क्रीनशॉट मान लें इसे। बिनसर का जंगल, इसे स्क्रीनशॉट मान ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्ठ सहायक 2016 का क्वेश्चन था। किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल, लक्षद्वीप, उत्तराखंड। राइट आंसर होगा विंसर, उत्तराखंड में साथियों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 21.54। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 21.54। सॉरी। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ देखते हैं साथियों हम लोग। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? जूनियर इंजीनियर तकनीकी 2016 का सवाल था। 26वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग कमेंट कर दें। शानदार। सबसे ज्यादा वन आच्छादित जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो राइट आंसर होगा एमपी,
ऑप्शन नंबर ए। भारत के निम्न में से किस प्रकार के वन सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? हिमालयी शीतोष्ण, उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय गीला सदाबहार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब देखिए खनिज संसाधन उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे साथियों, मिनरल्स रिसोर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपके पास में 28 नंबर आपकी स्क्रीन पर यूपी पेट 2022 का सवाल था कि किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान। तो राइट आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस राज्य में भारत में कॉपर एश का सबसे बड़ा भंडार है? तो वर्तमान में कॉपर का सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश में है, लेकिन क्योंकि यहाँ ऑप्शन मध्य प्रदेश नहीं है तो राइट आंसर होगा राजस्थान का खेतड़ी, ऑप्शन नंबर ए। कोलार सोने की खदान, आपने देखा होगा मूवी भी आई थी केजीएफ, और केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड 1970 और 80 के दशक की वो स्टोरी थी जो कि केजीएफ मूवी के रूप में आई है। कोलार सोने की जो खदानें हैं वो कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? दिल्ली, रजहरा, कोरजा, उमरिया, राजनांदगांव। साथियों उमरिया जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि राइट आंसर होगा दिल्ली, रजहरा, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यूपी SSC पेट 2021 का सवाल था। तो राजस्थान में तांबे का उत्पादन सबसे ज्यादा होता कॉपर, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है तांबा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उद्योग टेलीकॉम, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता? सूचना प्रौद्योगिकी, इस्पात, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक। राइट आंसर होता है इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर डी। सूचना प्रौद्योगिकी काम उसके जो संचार है उसके कंट्रोल का काम करता है साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी यहां राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक। 34 नंबर सवाल है आपके पास के निम्न श्रेणी का भूरा कोयला क्या कहलाता है? लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर बी। लिग्नाइट को निम्न श्रेणी का भूरा कोयला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है साथियों, और यह भी प्रारंभिक अभी कोयला बनने के प्रोसेस में हुआ है। तो यूपी SSC लोअर मेंस 2021 का सवाल था ये। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुंद्रेमुख, और कुंद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटका में, तो ऑप्शन का से कुंद्रेमुख, का से कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां कितने वर्षों में हुगली नदी पर रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई? 1855 पे रिसरा में जूट कंपनी स्थापित की गई थी। और जूट के बारे में बात करें तो दुनिया में हम जूट उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से या देश में से एक आते रहे सर। जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में तो फैक्ट्रियां तो हमारे पास रही हैं, लेकिन जो उत्पादन का क्षेत्र है वो बांग्लादेश के पास चला गया था। लेकिन फिर भी अभी भी हमारा जो कोलकाता है या हम कहें कि पश्चिम बंगाल, वह जूट के उत्पादन में भारत में अपना 60% से ज़्यादा योगदान देता है। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? लोअर सेकंड 2019 का सवाल था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला स्थान चाइना का है, दूसरा स्थान भारत का है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सीमेंट के उत्पादन में भारत द्वितीय स्थान, सेकंड पोजीशन रखता है। दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार था? तो ऑप्शन नंबर ये मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का बालाघाट। वर्ष 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का बॉक्साइट का सबसे, बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का, तो ऑस्ट्रेलिया। और हमारे देश का जो अडानी ग्रुप है वो बॉक्साइट का जो आयात वो ऑस्ट्रेलिया से करता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और कुल बॉक्साइट का पूरी दुनिया का 30 से 40% जो है वो ऑस्ट्रेलिया करता है। 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्न में कौन सा विश्व में टीन का अग्रणी देश है? तो चाइना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन भी है साथियों, उपभोक्ता भी है, दोनों चीजें हैं उसके पास। बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किस लिए फेमस है? बालाघाट का मलाज जो है वो तांबे के लिए फेमस है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट मान लें आप लोग इस सवाल को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहते हैं इरादे नेक हो तो नेकियां आ ही जाएंगी। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तांबे के उत्पादन में, क्योंकि ऑप्शन आपके पास राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है, तो ऑप्शन आपके पास मध्य प्रदेश राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि पुनः
पूर्ति योग्य। दो तरह से संसाधन है। गन्ना पर्यवेक्षक 2016 का सवाल था कि नवीनीकरण अनवीनीकरण। नवीनीकरण कौन से हैं? जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम उपयोग में ला सकें। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बिजली ऊर्जा, ये सारी चीज़ें हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा यूज में कर सकते हैं। बट पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन, खनिज, इनका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा नहीं करते। कोयले को जलाने के बाद राख हो जाएगा, पेट्रोल को जला देंगे तो कार्बन निकल जाएगा, तो दोबारा हमें मिलेगा नहीं वो। तो इस तरह आपने देखा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, सौर एवं पवन ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जुड़ा हुआ है? लोअर एग्जाम 2019 का सवाल था साथियों। महानदी, कृष्णा गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, कावेरी बेसिन। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग कमेंट कर दें। शानदार, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है साथियों। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य जूट या पटसन निर्मित वस्तुओं की अधिकतर निर्यात करता है? असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि पश्चिम बंगाल भारत में लगभग 60% से ज्यादा जूट का उत्पादन करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में निम्न में उद्योगों में किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया? कंबाइंड मेडिकल सर्विस में आया था और सबसे ज्यादा पूंजी का निवेश किसी सार्वजनिक क्षेत्र में भारत ने किया है तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। तो लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? मैनचेस्टर इसलिए कहा जाएगा क्योंकि कपास का उत्पादन यहाँ होगा, पहला चीज। दूसरा, क्योंकि कपास का उत्पादन, कपड़े का भी उत्पादन होगा। इस तरह से देख लेते कौन सा है, इसके कपास उद्योग के कारण ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट मान लें ऐसे सवालों को। निम्न में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा या असम? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? ग्राम विकास अधिकारी 2019 का सवाल था साथियों। स्टील निर्माण से नहीं है, जमशेदपुर झारखंड है, ऑप्शन नंबर ये राइट। बनीपुर पश्चिम बंगाल यहाँ भी है और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल यहाँ भी है, तो ऑप्शन आपके पास सी राइट आंसर होगा, झरिया झारखंड। जबकि झरिया झारखंड सिर्फ कोयला उत्पादन के लिए अग्रणी है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पे सिर्फ कोयला का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों और अंतिम सवाल है कि किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? मुंबई, कोलकाता, कोच्चियन, जमशेदपुर। तो राइट आंसर होगा साथियों आपके पास जमशेदपुर। और जमशेदपुर जो शहर बना 1919 में बना, और टिस्को जो कि टाटा जो इंडस्ट्री है वो 1907 में टिस्को बना। इस तरह से साथियों आप लोग हमारे इस चैनल पर विजिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि हमारा और भी मनोबल बढ़े साथियों। और हमारे ये जो प्रैक्टिस सेट है टोटल उत्तर प्रदेश में होने वाले एग्जाम, उसके साथ साथ अन्य जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है साथियों। तो जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार।